Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट 6 नेचुरल फेनोमेना का ही चैप्टर है। ओके, अभी तक हम लोग 15 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, साथ साथ हमारे एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और आप में से अगर किसी को कोई सा भी चैप्टर पढ़ना हो तो आप उसकी प्लेलिस्ट की लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। साथ साथ हम लोग सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी उसकी लिंक मिल जाएगी। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, तो आपको अगर पढ़ना हो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। देखिए, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि आपको क्या पढ़ना है। तो भाई आपको पढ़ना है अपने थोड़ी सी, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी अर्थ के बारे में पढ़े, राइट। और साथ साथ हम लोगों ने डिफरेंट चैप्टर्स पढ़े। अर्थ का मतलब ये है कि भाई हम अपने ह्यूमन बींग्स जो अर्थ पे रहते हैं, तो क्या वो क्या क्या करते हैं, उनके क्या क्या जरूरियात हैं, तो इसके लिए हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने भाई स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, हमने फूड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अपने मटेरियल के बारे में पढ़ा, क्योंकि भाई एक इंसान है तो सबसे पहले उसको खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको कपड़े चाहिए। ठीक है, फिर हमने द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग्स पढ़े कि भाई अलग अलग जो पूरी जो वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड है ना, जिसमें कि हमने प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एंड पूरी अपनी एज ऑफ एडोलेसेंस एंड पूरी हमने लास्ट तक पढ़ी कि भाई इंसान मर जाता है। फिर उसके बाद हमने कुछ फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। मतलब ये है कि इंसानों के ताल्लुक से जितनी भी बातें होती हैं, इंसान जो करते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल फेनोमेना। हमारा जो ये यूनिट 6 है नेचुरल फेनोमेना, इसमें भी हमने कुछ लाइट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा सा आसमानों में चले जाते हैं, राइट। अब हम लोग स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये जो स्टार्स हमें खूबसूरत से दिखते हैं, इतने रात में हम देखते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर पॉल्यूशन ना हो आपकी सिटी में या आप जहाँ भी रहते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टार्स क्या दिखते हैं, एकदम क्लियरली, आसमान साफ, एकदम खूबसूरत सा। आपको सूरज दिखाई दे रहा है, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, आपको मून दिखाई दे रहा है। और अगर आप थोड़े से भी अगर अक्लमंद तो वैसे इंसान सभी होते हैं, मतलब ये कि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो कि भाई ये जो स्टार है ये ज्यादा क्यों चमक रहा है, या बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वीनस है ना, वो समझ जाते हैं बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं। तो अगर आप भी जानते होंगे तो आपको भी पता ही होगा। तो अब आज हम लोग ना इसके बारे में पढ़ते हैं, भी स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आसमानों की दुनिया में घूमते हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली आप पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम लोग स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टार्स जो होते हैं, जो हमें दिखते हैं, ये क्या होते हैं। पहले बात तो ये है कि ये जो स्टार्स होते हैं, ये बेसिकली बने हुए किसके होते हैं। साथ साथ ये है कि ये लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि भाई ये चमकते हैं। तो हर चमकने वाली चीज तो लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती ना। फॉर एग्जाम्पल आप मून को देख लो, मून जो है वो भी आपको दिखता है, चमकता हुआ दिखता है, इतनी अच्छी रोशनी देता है, बट वो लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई स्टार्स जो है, क्या वो खुद लाइट को इमिट करते हैं, इट मीन्स कि वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेलेशन के बारे में। शायद आपने इसके बारे में सुना भी हो, हिंदी में इसको बोलते हैं तारामंडल, राइट। तारामंडल का मतलब ये है कि जो आपको ना मैं आपको बताऊंगी, स्टार्स जो आपको दिखते हैं, जो लोग एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जिन्हें हम ज्योतिष भी बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनके कुछ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हैं, राइट। यानी कि बनाते तो वो खुद बनाते नहीं है, मतलब ये है कि स्टार्स उनको कुछ दिखते हैं तो वो इमेजिनरी लाइन के जरिए से कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाते हैं, और फिर उन पैटर्न्स के जरिए से कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग एंशिएंट टाइम पे भी चलेंगे कि बेसिकली ये जो कॉन्स्टेलेशन का जो प्रोसेस हुआ, ये जो फेनोमेना हुआ, मतलब फेनोमेना क्या हुआ, मतलब ये कि कॉन्स्टेलेशन जो ये आया, ये क्यों आया। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, एंड फिर हम लोग लास्ट में सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16, यानी कि अब अपनी बुक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है द नाइट स्काई इज फुल ऑफ द इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहां पर की पॉल्यूशन नहीं है ना, भाई आप गांव में रहते हैं, बेसिकली गांव में ज्यादातर ऐसे दिखता है, गांव की नहीं, फिर भी बहुत सारे भी
जो पैंडेमिक की वजह से यानी कोरोना वायरस की वजह से भी, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो सिटी हैं वो काफ़ी पॉल्यूशन से मुक्त हो गई हैं। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कि आपको जो आसमान है वो विदाउट पॉल्यूशन है ना, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आसमान जो है बिल्कुल साफ साफ दिखता हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। मून दिखेगा, स्टार्स दिखेंगे आपको, कुछ सैटेलाइट्स भी दिखेंगे आपको, कुछ ऐसे जो सितारे होते हैं ना जिन्हें हम कॉमेट्स बोलते हैं, ठीक है, वो भी दिखेंगे आपको। बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा, वैसे तो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता इन सब चीज़ों में, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको ये चीज़ें वाकई इंटरेस्टिंग लगेंगी और आपको इनको थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करोगे, ठीक है। और आज के बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके बाद तो बेसिक आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर इंटरेस्ट आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो कि भाई स्टार्स जो होते हैं आप भी देखने की कोशिश करोगे कि क्या वाकई जो स्टार्स हैं जो हम आसमानों में देख रहे हैं, क्या ये एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बना रहे हैं, क्या कुछ ये ऐसा कुछ ऐसा अलग अलग सी शेप बना रहे हैं। वैसे अगर आप थोड़ा गौर से देखो ना तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जो सितारे हैं ना ये कभी मतलब कुछ अलग अलग सी चीजें बनाने, मतलब किसी एनिमल की पिक्चर बना देते हैं, कभी कुछ मतलब थोड़ा सा इमेजिनरी करके देखो, मतलब इमेजिनरी कर आप विजुअली अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाओ तो आपको थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, ठीक है। और दीज ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली द मून्स एंड द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली क्या क्या होते हैं, मून हो गया आपका, स्टार्स हो गया एंड प्लैनेट्स हो गए। तो इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आपको यही दिखेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्लैनेट्स शोन इन द पिक्चर। तो आपको जितने जो प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनके नेम क्या क्या हैं, ठीक है। तो भाई बिल्कुल हम इनको रिकॉग्नाइजेबल भी इनको हम लोग जो है इनके नेम भी लिख सकते हैं। नेम लिख दें, चलिए नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे असल में बेसिकली आपके क्या होता है कि आपकी बुक में ना कुछ ही जो प्लेनेट है उनके बारे में बोला गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे किसी का भी नहीं लिखा, लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका सबसे नंबर 1 पे। एक मिनट जरा कलर चेंज कर ले तो कलर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। इंक कलर आपका व्हाइट ले लेते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका नंबर 1 पे हो गया आपका मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मर्क्यूरी एंड दिस वन इज वेनस, this one is your earth where you live and this one is Mars, ठीक है। this one is Jupiter, ठीक है। this one is Saturn, ठीक है। this one is Uranus and this one is Neptune, ठीक है। तो कितने हो गए कुल मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कुल मिला के आपके जो हैं 8 प्लैनेट्स हो गए जो आपको दिखाए गए हैं। और एक और आपका प्लैनेट होता है जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं प्लूटो, ठीक है, जिसे अभी ड्वार्फ प्लैनेट बता दिया गया। ड्वार्फ का मतलब होता है ऐसी चीज है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपने आप को दिखा ना पाए, ठीक है। तो उसको अर्थ से देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी, तो इसकी वजह से उसको जो है ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया, ठीक है, प्लूटो एक। और तो हम जब मैं 5th या 4th क्लास में थी, 4th 5th क्लास में हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो उस टाइम हमने प्लूटो के बारे में मैंने पढ़ा था, ठीक है, मैं जब थी। तो अभी आप लोग आ गए हैं तो वैसे भी साइंस जो है वो क्या होती है कि भाई नई नई खोजें होती रहती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो क्या होता है कि पीछे वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हटा दिया जाता है, या फिर ये कि बहुत सारी चीज़ें जो सही होती है तो उनको रखा भी जाता है। तो ऐसा कुछ था, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपको यहाँ पे 8 प्लैनेट के बारे में याद रखना है, और इनको ऐसे ही याद रखना है कि भाई ये ना, इनको ऐसे ही कि ये पहले मर्क्यूरी है यानी अर्थ के पास बिल्कुल मर्क्यूरी हो गया, ये वेनस हो गया, ये अर्थ हो गया। अर्थ जो अर्थ का नंबर वो 3रे नंबर पे आता है। तो इन प्लैनेट्स के नाम ना आप बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई थी आपकी बुक में, स्टार्स ट्विंकल्स वेयर प्लैनेट डू नॉट। तो इसका आंसर क्या हो सकता है भाई? इसका आंसर आप ही खुद सोचिए। जो स्टार्स होते हैं वो एक ल्यूमिनस बॉडी होती है, यानी कि वो अपने आप से खुद ही लाइट को इमिट करते हैं। और जो प्लैनेट्स होते हैं ये ल्यूमिनस बॉडीज नहीं होती है ना, ये अपने आप से खुद लाइट को इमिट नहीं करते। और चूंकि जो स्टार्स होते हैं ये हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स हमसे दूर हैं, ठीक है। तो जो इनकी जब लाइट अर्थ तक पहुंचती है तो एक तो वैसे भी बहुत काफी टाइम में पहुंचती है, और जो बीच में जो गैसेस हैं भाई, एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में पूरे गैसेस होंगे, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया आपका, और अलग अलग टाइप्स के बहुत सारी गैसेस है, और साथ साथ पॉल्यूशन भी है,
ठीक है। तो ये सभी, और आपका स्मोक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग। तो एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस की वजह से ये जो लाइट होती है वो क्या होती है भाई, हमें तो पता है कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो कैसे करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, यानी कि एकदम सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है। तो जो लाइट जो है, जब उसको बीच में से कहीं पे भी अगर उसको डिस्टरबेंस मिलेगी, ठीक है, अगर उसको डिस्टरबेंस मिलती है उसको, तो क्या होगा, एक मिनट जरा, अच्छा जो कलर है वो आपका, हाँ, तो अगर उसको बीच में कहीं पे भी डिस्टरबेंस मिलती है, मान लीजिए ये स्टार्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ पे अगर उसको कहीं पे भी डिस्टरबेंस मिलती है, बीच में गैसेस मिल गई, तो जो लाइट के जो ट्रेवल है, तो जो लाइट का पाथ है वो क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, फिर इस तरीके से आएगा। तो इस वजह से हमें क्या दिखते हैं, वो जो स्टार्स हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ठीक है। और बेसिकली ट्विंकल करते नहीं है, वो तो एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो कैसे हैं, वो जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है। और अब हम चलिए स्टार्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई स्टार्स बेसिकली हैं क्या। सो स्टार्स आर ल्यूमिनस बॉडीज। स्टार्स जो है वो ल्यूमिनस बॉडीज है। ल्यूमिनस बॉडीज जानते हैं, आप जानते ही होंगे ल्यूमिनस बॉडीज किसे बोलते हैं, ऐसी बॉडीज जो कि अपने आप से लाइट को इमिट करे, यानी कि वो खुद उनके अंदर लाइट हो। फॉर एग्जाम्पल सन हो गया आपका, ठीक है, स्टार्स हो गए, साथ साथ आपके कोई बल्ब हो गया, यानी कोई भी सब्जेक्ट, टॉर्च हो गई, ठीक है, जो खुद ही, जिसके अंदर खुद ही लाइट हो, जो दूसरे से रिफ्लेक्ट करके लाइट को इमिट ना करे। फॉर एग्जाम्पल मून हो गया, तो मून जो होता है उसके अंदर खुद की बॉडी तो होती नहीं, वो सॉरी खुद की जो उसके अंदर लाइट होती है वो खुद की लाइट तो नहीं होती, वो तो सन से रिफ्लेक्ट करके रहती है। तो स्टार्स भी जो है वो क्या है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर रेगुलरली सीन एज पॉइंट्स ऑफ लाइट इन द नाइट। ठीक है। तो आपको नाइट स्काई जो होता है उसमें आपको, अगर आपका जो सिटी है जहाँ पे भी आप रहते हैं वो पोल्यूशन से एकदम साफ है, तो आपको एक पॉइंट से दिखेंगे, वो लाइट के पॉइंट्स दिखेंगे। तो हमारा जो सन है वो भी एक स्टार ही है। ठीक है। मेनी ऑफ द स्टार दैट वी सी आर मच बिगर देन द सन। तो आपको जो स्टार्स दिखते हैं ना, ये जो स्टार्स हैं, ये इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि सन से भी बड़े हैं। आप स्टार्स को देखिए, बेसिकली जो स्टार की एक डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो स्टार जो है ना, वो ये एक गैसीज फॉर्म है, गैसेस है। ये जो गैसेस का एक कलेक्शन बोल सकते हैं, या आप जो स्टार्स होते हैं इनमें हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की ना ये मिक्सचर होता है। ठीक है। तो जो स्टार्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि सन से भी बड़े होते हैं। सिंस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, द लाइट रीचिंग अस फ्रॉम देम इज वेरी फेंट। क्योंकि भाई ये हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है ना, मिलियन किलोमीटर दूर हैं एंड बिलियन किलोमीटर दूर हैं। तो हम इनकी जो दूरी है वो हम ज्यादातर लाइट ईयर से हम लोग मेजर करते हैं। लाइट ईयर भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि लाइट ईयर क्या होता है। तो जो स्टार्स है ये हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इनकी दूरी की वजह से जो इनकी लाइट है, तो लाइट को अर्थ तक आने में टाइम लगता है। जैसे कि सन की जो लाइट होती है, सन की जो रे होती है, उसको अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं। ठीक है, 8 मिनट और कुछ सेकंड्स में लाइट जो है वो सन से हमारी अर्थ तक पहुंचती है। इसी तरीके से जो स्टार्स हैं, स्टार्स तो एक तो बहुत ज्यादा दूर हैं, सन से भी बहुत ज्यादा दूर हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टार, और उसके बाद जो उनकी लाइट है, उनकी लाइट को हमारी अर्थ तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। और टाइम तो लगता है, साथ साथ बीच में एटमॉस्फेयर भी आ गया है ना, पूरा एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस हो गया। उस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं, साथ साथ पॉल्यूशन है, साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से जो लाइट है वो सीधी ट्रेवल नहीं कर पाती है, बल्कि उसका जो पाथ है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो उसकी लाइट्स हैं, वो जो स्टार्स हैं, वो बेसिकली हमें जो लाइट है वो किसी दिखते हैं, स्टार्स कैसे दिखते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमने स्टार्स के बारे में तो पढ़ लिया कि भाई स्टार्स ऐसे ऐसे होते हैं, हमसे इतनी दूर होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना स्टार्स को जरा सा उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे कि जो स्टार्स है वो हमसे कितनी दूर है। हम ज्यादातर स्टार्स को तो मेजर कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे भी प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में, कि उसके बारे में साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि वो हमसे कितनी दूर है। ठीक है, तो स्टार्स को मेजर करने के लिए, उनकी दूरी को, इनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कि वो अर्थ से है ना, अर्थ से कितनी दूरी पे हैं, तो इसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, हम इनको मेजर करते हैं लाइट ईयर में। ठीक है, एक लाइट ईयर में। अब ये लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है, तो लाइट ईयर बेसिकली, अगर आप लाइट ईयर के बारे में जाने तो लाइट ईयर जो होती है वो, अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। यानी कि
एक ईयर में, एक साल में एक लाइट नहीं, लाइट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। अब आप ये कहेंगे कि अब इसका जो मेजर करने से ताल्लुक क्या है कि भाई आप लाइट ईयर को क्यों लेकर के, लाइट का क्या फंडा है यहाँ पे। तो हम लोग असल में लाइट की स्पीड को इस वजह से यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि जो लाइट है ना, लाइट की जो स्पीड है, क्योंकि इंसान तो जा नहीं सकता वहां तक, इतनी दूर है, स्टार्स तो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है, तो वहां तक हम लोग क्या करते हैं, लाइट को भेजते हैं, यानी कि लाइट को वहां तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक लाइट के बारे में हमने पढ़ा, एक लाइट ईयर वो कितना होता है कि वन ईयर में लाइट वो कितना ट्रेवल कर रही है। तो हम एक लाइट ईयर कैसे निकालेंगे, है ना, 1 लाइट ईयर कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लाइट की स्पीड को निकालना होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाँ नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ ईयर। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, तो लाइट जो है वो एक सेकंड में एटलीस्ट 30 CR यानी 30, अगर इसको आप उसको खोलें ना, आप इसको 3.10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसको अगर आप खोलेंगे, मतलब आप इसको ऐसा CR में या मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो 30 CR मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लाइट जो है वो एक सेकंड में 30 CR मीटर, ठीक है, यानी 30 करोड़ मीटर जो है वो ट्रेवल कर लेती है लाइट। इतनी तेज है लाइट की स्पीड। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो 365 ना, मल्टीप्लाई करो भाई नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर, तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं 365, उसको मल्टीप्लाई करो 24 आवर्स से, उसको मल्टीप्लाई करो 60 सेकंड से, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो होते हैं आपके 60 सेकंड। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो ना, तो कुल मिला के जो आपका आंसर आता है वो 9.14 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर आता है। यानी कि जो लाइट है वो 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रेवल कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि एक लाइट ईयर में इतना आता है। ये आपका डाटा आ गया। तो अब हम लोग जब देखते हैं कि अलग अलग हम स्टार्स को देखें, जैसे कि हम लोग दो अर्थ के क्लोजेस्ट जो स्टार है जिसे हम प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, वो कितने दूर है यहाँ से, तो हमसे 4.22 लाइट ईयर्स अवे है, यानी कि हमसे वो जो है 4.22 लाइट ईयर हमसे दूर है। यानी इस तरीके से हम लोग जो है लाइट को ये स्टार्स की जो है अपनी डिस्टेंस ट्रेवल अर्थ से स्टार की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। थोड़ी सी बात आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, मुझे पता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। देखिए मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ। देखिए होता क्या है कि भाई जो यहाँ पे सन है, यहाँ पे स्टार्स हैं, ठीक है, तो अब स्टार्स को यहाँ पे स्टार्स हैं, ये तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, या तो ब्लैक हो गया आपको। मान लीजिए यहाँ पे जो है हमने स्टार्स रख दिए। एक मिनट जरा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं। यहाँ पे हमने ना स्टार रख दिया। अब हम यहाँ पे अर्थ है आपकी, सन से छोड़िए, अर्थ से देखते हैं। अर्थ से जो है स्टार को हम कैसे मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए तो भाई हमारे पास, हम जा नहीं सकते हैं यहाँ पे तक के, है ना, अभी तक साइंटिस्ट अभी स्टार तक पहुंची नहीं है, अभी तक तो सन, अभी तक तो हम स्पेस तक भी नहीं गए हैं, पूरा स्पेस भी नहीं देखा है। हो सकता है आगे फ्यूचर में हम लोग जाए, ठीक है, तो स्टार्स तक तो कोई गया नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, हम करते हैं लाइट की स्पीड चूंकि बहुत ज्यादा होती है, लाइट जो है वो एक सेकंड में 30 CR मीटर तय कर लेती है। 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में वो ट्रेवल कर लेती है लाइट। तो हमने क्या किया, लाइट को ट्रेवल कराने की, यानी कि लाइट को भेजा वहां पे, ठीक है। तो लाइट को जो भेजा, तो अब अगर हम लोग इतनी, चूंकि जो स्टार्स है वो थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर हमसे हमें बहुत दूर हैं, मिलियन किलोमीटर, बिलियन किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम सबसे ज्यादा जिसकी स्पीड है, जिस चीज की स्पीड सबसे ज्यादा है उसे हम भेजेंगे, ताकि भाई वो जल्दी से ट्रेवल कर ले, है ना। सोचने वाली बात है ना कि सबसे ज्यादा हम वहां तक जाने के लिए हमें उसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, जो कि बहुत तेज स्पीड से जाए। तो सबसे तेज स्पीड से क्या जा रही थी, लाइट जा रही थी, ठीक है। तो हमने लाइट को भेजा। तो लाइट को हमने ऐसे नहीं भेज दिया कि भाई वो जितनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करी थी उतनी स्पीड से ट्रेवल उसको करने दिया, नहीं 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 नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो तो बिलियन में हमारा जो आंकड़ा आएगा, जो हमारा डेटा आएगा, वो तो हमारे बिलियन में आ गया, मिलियन में आ गया, उसको कौन पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको ना हम लोग किलोमीटर में लाने के लिए, ताकि हम इसको किलोमीटर में मेजर करके बता दें लोगों को कि भाई किलोमीटर में इतना होता है। इसके लिए क्या किया गया, किलोमीटर में या मीटर में मेजर करने के लिए हमने क्या किया, उसको ना एक लाइट ईयर के हिसाब से हमने उसको मेजर
करने की कोशिश की। अब लाइट ईयर क्या है? एक लाइट, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ना एक ईयर में, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अभी तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, एक सेकंड में लाइट के बता रहे थे कि भाई एक लाइट जो है वो एक सेकंड में इतनी ट्रेवल कर रही है। अब हमने क्या किया, अब लाइट को, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो हमने लाइट को ना किस में ट्रेवल करने की कोशिश की, एक लाइट पूरे ईयर में, कि एक ईयर में लाइट जो है वो कितने ज्यादा ट्रेवल कर रही है। तो जब हमने ईयर में निकाला, हमने देखा कि एक ईयर में जो लाइट है वो 9.14 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से का लाइट जो है वो जा रही है। यानी कि इतनी जो है एक ईयर में लाइट इतना ट्रेवल करती है, 15 मीटर ट्रेवल करती है। या अगर इसको कहा जाए 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर जो है लाइट वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये हमने एक लाइट ईयर निकाल दिया। अब हमने इस लाइट ईयर को ही देखा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप खुद ही सोचो, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12। आप इसके बारे में जानते हो क्या, ये 10 टू द पावर 12 क्या है? बहुत सारे बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये आपने 100 लिखा, आप इस 100 को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 जीरो है। अगर आपको 1000 लिखा हुआ हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। 10 टू द पावर 3 का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो 3 जीरो है। अब देखिए, अब यहाँ पे 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12, यानी कि यहाँ पे 12 जीरो होने चाहिए। ठीक है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 जीरो लगाए हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करें हम, कितना बड़ा, कितना लंबा डेटा आ जाएगा। तो हम इसे ना इतने सारे जीरो ना लिख करके क्या करते हैं, हम ना यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा छोटा सा आ जाता है, देखने में आपको डर भी नहीं लगता। ठीक है, डरने की बात, यहाँ पे डरने की बात नहीं है, मतलब ये है कि आंसर जो है वो छोटे से छोटा आ जाता है। तो हम इसको 10 टू द पावर 12 का मतलब ये है कि जो जीरो होने चाहिए ना वो 12 होने चाहिए। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका एक डेटा आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि एक लाइट ईयर में कितना आ गया, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर हो गया। यानी कि एक लाइट ईयर, यानी एक लाइट जो है 1 ईयर में, एक ईयर में इतना ट्रेवल कर रही है, इतना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। अब क्या हो गया, और जब हमने कुछ स्टार्स के बारे में देखा, हमने क्या देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि भाई कुछ स्टार्स ज़रा उनको भी हम मेज़र करने की कोशिश करें। तो हमने जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो वो हमसे कितनी दूर है, 4.22 लाइट ईयर्स अवे। ठीक है, तो भाई एक 1 लाइट ईयर में, 1 लाइट ईयर का भी जो हमने आंकड़ा निकाला था, जो हमने डेटा निकाला था, वो कितना निकाला था, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12। 9.46 ही था ना, या 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, ये इतना निकाला था। तो वो जो हमसे ना, ये एक ईयर का है, 1 ईयर का, ये कितना है, 4.22 लाइट ईयर्स अवे। ठीक है, दिस मीन दैट द लाइट फ्रॉम दिस स्टार्स टेक्स 4.22 ईयर्स टू रीच अस। यानी कि जो लाइट है वो जो इसकी लाइट है इस स्टार की, वो हम तक आने में 4.22 ईयर्स ले रही है। तो इस हिसाब से हम इसको अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने इसको 4.22, ये हमारी अर्थ हो गई, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी गई, इसके बीच का जो डिस्टेंस है 4.22 है। यहाँ पे एक 2 हटा दिया है, ये तो आपको पता ही होगा। ये हम लोग आंकड़े, जब हम लोग डेटा लिखते हैं ना, तो पॉइंट के बाद की जो डिजिट होती है, तो उसमें से अगर आप 1 भी लिख लो या 2 ही लिख लो या 3, ऐसा नहीं है कि ये 4.22 खत्म है, यहाँ पे और भी बहुत सारी डिजिट हैं, तो सिर्फ लिखा ही इतना सा है। तो हमने यहाँ पे इन्होंने और शॉर्ट कर दिया, इन्होंने 4.2 लाइट ईयर अवे। अब जरा इनके आप ये किलोमीटर देखिए कितनी दूर है हमसे, इस पे जीरो गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी कि हमसे जो इस अर्थ से प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है वो इतनी किलोमीटर है, और इसे हमें इतना लंबा ना लिख करके 4.2 लाइट ईयर्स लिख देते हैं। ठीक है, अभी इतने सारे जीरो कौन लिखेगा। तो आपको बात समझ में आ गई कि हम जो है ना लाइट की, यानी कि लाइट की स्पीड के जरिए से हम लोग इसको मेजर करते हैं। चलिए, अब इतनी बात होगी, अब हम लोग ना थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्या भाई, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। इफ यू लुक अप एट द नाइट स्काई इन अ प्लेस फार अवे फ्रॉम द पोल्यूशन एंड लाइट्स ऑफ द सिटी, यू विल सी अ ब्रॉड बैंड ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपको ना कुछ ऐसे दिखता तो है नहीं इंसान को नॉर्मली, है ना, टेलीस्कोप वगैरह से दिखता है। तो फिर भी अगर आपको
अगर आप देखने की कोशिश करना चाहते हो या तो आपको ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पर कि बहुत ही कम पॉल्यूशन हो, तो वहाँ पर आपको एक लाइट का ब्रॉड बैंड ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये ना मुझे रियल पिक्चर दिख रही है, ये ना इस तरीके के आपको एक ब्रॉड बैंड दिखेगा लाइट का। वैसे तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऊपर से स्पेस से ली गई है। दिस बैंड इज फॉर्म्ड बाय मिलियंस ऑफ स्टार दैट बिलोंग्स टू मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो ये जो बैंड है ये बहुत सारे स्टार्स हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार्स है वो बहुत ही ज्यादा मिलियंस ऑफ स्टार्स से बने हुए हैं। नेम सो बिकॉज इट लुक्स लाइक अ ट्रेल ऑफ मिल्क स्प्लिट अक्रॉस द स्काई। तो हम मिल्की वे गैलेक्सी इस वजह से कहते हैं क्योंकि भाई ऐसा लगता है कि भाई एक मिल्की जो है ना वो यहाँ पे एक ट्रेल सी जो स्प्लिट कर दी गई है, तो इस वजह से जो है हम इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है पूरा, ठीक है, हमारे सन और प्लस जो प्लैनेट्स हैं ये भी मिल्की वे गैलेक्सी जो है ये इससे ये काफी बिलोंग करता है। अब हम लोग थोड़ा सा सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स एंड द वेरियस अदर बॉडीज इन द स्पेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो आपको जितनी भी इंटरेस्टिंग चीजें अपने आसमान में दिखती है, तो कुछ चीजें आपको अपनी नेक्ड आई से दिख जाती हैं, कुछ चीजें आपको दिखती नहीं हैं। तो जो जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी चीजें हमारे जो स्टार्स जो दिखती हैं आसमान में जो दिखते हैं, इनको हम लोग कलेक्टिवली यानी इनका हमने एक नाम दे दिया है कि भाई ये सभी के सभी सेलेस्टियल बॉडीज है। तो उन सेलेस्टियल बॉडीज में आपका स्टार्स आ गया, आपके प्लैनेट्स आ गए, मतलब लुमिनस, नॉन लुमिनस और जितनी भी दूसरी बॉडीज हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे सैटेलाइट्स भी ले सकते हैं, इनमें कॉमेट्स भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था कॉमेट्स आप देखते होंगे, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स भी हो सकते हैं, ये तो दिखते नहीं है वैसे बेसिकली। इसके अलावा गैलेक्सीज होंगे, मेट्रॉइड्स एंड मेटर्स एंड मेट्रॉइड्स होंगे। ये सभी चीजें क्या है, इन सभी को हम लोग कलेक्टिवली इनका हमने एक नाम दे दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, जितनी भी चीजें। द स्टार्स लाइक द सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो भाई जो स्टार्स होते हैं वो भी ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। दिस इज ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। ये अर्थ के रोटेशन की वजह से हमें दिखता है कि भाई अर्थ जो है वो चूंकि रोटेट कर रही है, तो इसी तरीके से स्टार जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जो है ये मूव भी करते हैं। हाउएवर देयर इज वन स्टार दैट अपीयर्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी टू अस। तो लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो कि ऐसा लगता है हमें कि वो अपनी ही जगह बिल्कुल चिपके हुए हैं, यानी क्या कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अपनी ही जगह स्थिर है स्टेशनरी जैसे हम कह सकते हैं। और उस स्टार का नाम है पोलर स्टार, ये जिसे हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं, और ये भी इसको पोलरिस भी कहा जाता है। तो इस वजह से कहा जाता है इसको ये पोलरिस, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ना नॉर्थ पोल की तरफ आपको दिखता है। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये आपके नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे ना आपको एक स्टार दिखेगा जो कि बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखता है आपको। तो ये जो स्टार होता है ये आपको कैसा, इसका नाम ध्रुव तारा इसको भी कहा जाता है या पोलरिस भी कहा जाता है, ठीक है। और चूंकि नॉर्थ पोल पे तो इसका नाम पोलर स्टार भी है। ऑल द स्टार्स अपीयर टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू द पोलर स्टार। तो जो जितने भी स्टार्स होते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, विच अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट स्टेशनरी। तो ये जो पोलर स्टार है ये आपको नॉर्थ पोल में दिखेगा, तो ये ऐसा लगता है कि ये अपनी जगह स्थिर है, ये घूम नहीं रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ द पोलर स्टार अबाउट द हॉरिजॉन गिव्स द लेटीट्यूड ऑन द अर्थ। तो अगर आप अर्थ हैं तो अर्थ के बिल्कुल लेटीट्यूड पे, हॉरिजॉन पे, यहाँ जहाँ अर्थ के लेटीट्यूड पे यहाँ पे आपको ना एक पोलर स्टार दिखेगा। अच्छा, ये जो पोलर स्टार होता है ना, ध्रुव तारा जो होता है, इसकी बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है, ये कह सकते हैं इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या जो एंशिएंट टाइम पे जो लोग थे वो ना इन्हीं सितारों को देख करके वो अपने बारे में पता लगाते थे कि वो जिस जगह पे खड़े हैं तो वो जगह कौन सी है ना। क्योंकि भाई अब जो एंशिएंट जो पुराने जमाने के लोग थे उनको ये तो पता नहीं था, है ना। जो दिन होता था दिन में तो वो सन से पता लगा लेते थे कि भाई सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है, वेस्ट में जाकर के छुप जाता है। तो जो वो जहाँ पे भी खड़े होंगे तो जहाँ पे अगर उनको जो सन है वो दिन की बात कर रही हूँ, डे टाइम, जहाँ पे सन अगर उनको राइज करता हुआ दिखाई दे रहा तो उनको पता चल जाता था कि अच्छा भाई ये तो ईस्ट वाला एरिया है, कि हमने जो है ये वाला जो सिस्टम है, जैसे कि वो इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको भाई पता लगाना है कि मैं बेसिकली हूँ कहाँ। तो दिन के टाइम में क्या है तो उसको ये दिख जाता है कि अच्छा भाई ये इधर ये वाला वेस्ट वाला एरिया है, सॉरी सन जो राइज है, यहाँ सन जो राइज हुआ है वो ईस्ट से राइज हुआ है और उसको यहाँ पे वेस्ट में, यानी कि जहाँ पे अगर वो डूब रहा है तो वो वाला वेस्ट वाला है, और
उसके पीछे साउथ हो जाएगा, आगे नॉर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको जो है डायरेक्शन का पता लगता था। लेकिन जो रात का टाइम हो जाए, जब रात हो जाती थी, तो उस टाइम तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं, है ना। उस टाइम जो लोग थे उनके पास जो कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि जिससे कि वो पता लगाए। तो उसके लिए वो क्या करते थे, उसके लिए ना वो स्टार्स को देखते थे, यानी स्टार्स को देखने की कोशिश करते थे। उनमें जो ये ध्रुव तारा वाला जो स्टार है, जैसे हम लोग पोलरिस या नॉर्थ पोल पे कहते हैं, तो ये जो ध्रुव तारा वाला स्टार है ना, ये क्या होता है, ये बेसिकली नॉर्थ पोल पे ही रहता है, ठीक है। नॉर्थ पोल पे ही ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्थ पोल पे ही स्टेशनरी की तरह, यानी कि एक स्थिर है, वहीं पे स्थिर है। और उसके जरिए से जब लोग उसको देखते थे कि ये जो ध्रुव तारा है वो किधर दिख रहा है, किधर दिख रहा है, अच्छा इधर दिख रहा है, सामने दिख रहा है, या इनके लेफ्ट साइड में दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है, कहीं पे भी दिख रहा है, तो उनको पता चल जाता अच्छा ये ध्रुव तारा, ये तो पोलरिस है, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल वो हो गया, इसके पीछे साउथ हो गया, उसके हमारे साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में ईस्ट हो गया, राइट साइड में वेस्ट हो गया, ये लेफ्ट राइट जिधर भी ईस्ट वेस्ट जिधर भी है। मतलब ये है कि अगर इंसान को एक डायरेक्शन का पता लग जाए, यानी कि उसको अगर एक डायरेक्शन ही का पता लग जाए कि भाई ये ईस्ट है, तो वो अपने बारे में सबको पता लगा सकता है कि भाई ये तो नॉर्थ पोल का जो पोलरिस है, इसी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ध्रुव तारा या पोलरिस या फिर नॉर्थ पोल के या पोलर स्टार के नाम से हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हम जो ये जो पोलरिस है या ध्रुव तारा है, हम इसको इतना ज़्यादा क्यों इसको हम स्पेशलिटी करके हम इसको पढ़ रहे हैं। आइए चलिए अब हम लोग जो है एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको सन के मोशन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है भाई। सन जो है वो कैसे मूव कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, मटेरियल्स नीडेड चाहिए, एक मैच स्टिक चाहिए आपको, एक स्मॉल बॉल चाहिए, ठीक है, या फिर ये कि एक ऐसी चीज़ जिसपे कि आप किसी को चिपका सको, है ना। मतलब किसी मान एक स्टिक है, आपने कोई स्टिक ली, मैच स्टिक ही ले ली, तो उसको आप खड़ा कर सको। खड़ा कैसे करोगे, आप उसको खड़ी करनी है ना, उसको ज़मीन पर खड़ी करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कोई ऐसी चीज़ लेनी होगी जिसमें वो घुस जाए, क्योंकि वो खुद तो खड़ी होने से रही। तो इसके लिए आप थोड़ा सा आटा लेंगे, आटे की एक गोली से बना के ना डो बना करके उसको रखेंगे। एक A4 साइज का वाइट पेपर ले लेंगे और एक वॉच ले लेनी है, वॉच ले लेंगे या फिर क्लॉक ले लेंगे, एक शार्प पेंसिल, एडेसिव टेप, चॉक पीस ले लेंगे, या फिर एक ब्लैक पेन, एक रेड पेन, एक मैग्नेटिक कंपास और न्यूज़पेपर की जरूरत क्यों पड़ेगी, न्यूज़पेपर की जरूरत इस वजह से पड़ेगी क्योंकि भाई आपको न्यूज़पेपर में देखना है, क्योंकि भाई आपको सन का मोशन देखना है। सन का मोशन कब से होगा, सन जो मूव करेगा तो वो कब से मूव करेगा, जब से सनराइज होगा। तो सनराइज से लेकर के सनसेट तक के आपको मोशन देखना है सन का। और मोशन आप देखेंगे कैसे, तो शेडो से देखेंगे। शेडो किसकी बनेगी, इसकी बनेगी। मान लीजिए यहाँ पे सनराइज हो रहा है और इधर आकर के सनसेट हो रहा है, तो सन के मोशन को देखना है। सन जो वो इधर से इधर मूव करेगा तो इसकी शेडो बनेगी, है ना। शेडो बनेगी तो किधर बनेगी, इधर सन है तो शेडो इधर से बनेगी, यानी कि इतनी लंबी यहाँ पे शेडो बनेगी, फिर यहाँ, 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 यानी कि जब सन यहाँ आ जाएगी तो शेडो इधर बनेगी, तो एक लाइन ऐसे हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि एक आपको जो है न्यूज़पेपर की ज़रूरत इस वजह से पड़ेगी क्योंकि आपको जो काम करना है वो सनराइज से करना है। तो सनराइज के लिए आपको सनराइज का टाइम पता होना चाहिए कि सनराइज कब हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आपकी एक्टिविटी गलत हो जाएगी। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। भाई न्यूज़पेपर में देख लीजिएगा कि सनराइज कब हो रहा है, तो तभी से एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। अब एक्टिविटी में करना क्या है, ठीक है, एक्टिविटी में क्या करना है, स्टिक द मैच स्टिक इन द प्ले डो, है ना। जो आपने आटा लिया है उसके अंदर उसको मैच स्टिक को, ये आपने आटा लिया था ना, छोटी सी गोली ली थी, इसमें मैच स्टिक को आपको स्टिक कर देना है, उसमें चिपका डालना है। एंड मेक श्योर इट इज एब्सोल्युटली अपराइट। और भाई ये यानी कि आपने टेढ़ी लगा दी कि आपकी ये एक डो है, आपने ऐसे लगा, नहीं, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री के एंगल पे आपकी जो स्टिक है होनी चाहिए, मैच स्टिक वो 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। प्लेस द शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द फ्लैट सरफेस ऑन अ पार्ट ऑफ योर टेरेस बैकयार्ड इन दैट रिसीव सनलाइट थ्रू आउट द डे। और आपको ना जो ये आपने लगाई है इसको ऐसी जगह रखना है, आपको अपने घर पे सहन में रख लीजिए, अपनी छत पे रख लीजिए, टेरेस पे रखिए, बैकयार्ड में जहाँ कहीं भी रखेंगे तो वहाँ पे ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे कि सनराइज से सनसेट तक की पूरी रेज वहां पर आती रही। जब भी तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे ना, जब भी तो आपको पता लग पाएगा ना कि भाई सन जो है वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो भाई आपको ऐसी जगह लेनी है जहां पे कि सन की रे सनसेट से लेकर के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती है हमारी छती पे देख लो, अगर आपकी छत नीचे है और सामने वाले की जो छत है या सामने वाले की जो बिल्डिंग है वो ऊंची है, तो क्या होगा, तो आपकी जो रे है, सन की रे है, वो एक टाइम तक आएगी और सन के सेट होने तक के नहीं आएगी, मतलब वो छुप जाएगी, उस बिल्डिंग के पीछे छुप जाएगी। तो इसके लिए आपको ऐसी जगह लेनी, ऊंची सी जगह लेनी है जहां पे कि आपकी कंप्लीटली सनराइज से सनसेट तक की लाइट आए।
प्लेस द मैच स्टिक विद द प्ले डो इन द सेंटर ऑफ द शीट ऑफ द पेपर। आपको क्या करना है, एक जो शीट ली थी आपने A4 साइज की, इसके बीच में यहाँ पे इसको प्लेस कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, यूज द एडेसिव टैप टू स्टिक द शीट ऑफ द पेपर टू द ग्राउंड। भाई एडेसिव टैप से तो चिपकने से रही, ग्राउंड पे कैसे चिपकेगी एडेसिव टैप, कोई भी टैप ले लो तो ग्राउंड पे चिपकने से रही। तो आपको क्या कर लेना है भाई, आप कोई ऐसी है मतलब यहाँ पे कील हुई सी आप डाल देंगे यहाँ पे। इफ यू कैन नॉट यूज एडेसिव टैप यू कैन ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शीट ऑफ द पेपर विद अ पीस ऑफ चॉक। या फिर ये क्या, अगर आपको भाई एडेसिव टैप तो यूज हो नहीं से रही, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपने स्टिक रखी है ना, तो यहाँ पे आप इसके एक चौक से आप यहाँ पे लाइन कर देंगे, ऐसे करके ना लाइन कर देंगे आप चौक से जमीन पे। इफ यू मेक श्योर यू आर गेटिंग अ गुड शेड ऑफ द मैच स्टिक, ठीक है। तो भाई आपको, चूंकि मैंने आपको वही बात बताई कि आपको ऐसी जगह जाना है, ऐसी जगह ये पे ऐसी जगह एक्टिविटी करनी है जहाँ पे कि कंप्लीटली सनलाइट आए, वो भी सनराइज से सनसेट तक क्या है, ठीक है। लीव द सेटअप अनडिस्टर्ब थ्रू आउट द डे। तो आपको ये जो सेटअप आपने लगाया इसको पूरे दिन के लिए छोड़ देना। अब क्या करना है पूरे दिन के लिए, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया और भाई लगा दिया और एकदम जाके सो गया, नहीं। मार्क द टिप ऑफ द शेडो ऑफ द मैच स्टिक विद द पेंसिल, नोट द टाइम। अब क्या करना है आपको ना, टाइम भी देखना है। आपने 7 AM से, मान लीजिए हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी सनराइज हो जाता है, 5:15 पे या 5:30 पे हमारे यहाँ सनराइज हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बल्कि मेरे ख्याल से इससे भी पहले ही सनराइज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जिस टाइम पे आपने सन, जितने भी टाइम पे आपके यहाँ होता हो, तो उस टाइम का टाइम नोट करना है। और चूंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो होगी, सन होगा, इधर से राइज हुआ, मान लीजिए सन इधर से राइज हुआ, ठीक है, और इधर जाके सेट होगा। तो सनराइज इधर होगा, आपने ये स्टिक लगाई हुई, तो सन की रे इधर पड़ेगी, तो शेडो इधर बनेगी, ऑब्वियस सी बात है शेडो इधर बनेगी ना। ये सन इधर सेट होने वाला है, ये सन इधर राइज हुआ और इधर हुआ सन सेट, ठीक है। तो ये जो शेडो है, इसकी शेडो किधर बनेगी, इधर बनेगी, है ना, सन इधर, इसकी शेडो इधर बनेगी। तो शेडो को भी देखना है, टाइम को भी देखना है। उसके बाद और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने A4 साइज का पेपर लिया था, या जो भी जहाँ पे जितनी भी जगह पे आपने उसको चौक से उसको घेरी हुई थी जगह पे, वहाँ पे ना एक उस टाइम पे जहाँ तक शेड होती है वहाँ पे आपको एक मार्क लगा देना, टिक लगा दिया, टिक नहीं लगाए मतलब वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना दीजिएगा। रिपीट स्टेप 4 एवरी हाफ आवर राइट अप टू द सनसेट। तो जो आप ये काम कर रहे हैं, है ना, जो आप ये लगा रहे हैं, ये जो मार्क लगा रहे हैं, इसको हर आधे घंटे के बाद आपको जाना है, देखना है इसकी शेडो जाहिर है, सन मूव करेगा, इधर से मूव करेगा तो शेडो इधर भी मूव करेगी, यहाँ तक आएगी, ठीक है। जब यहाँ पे होगी, जब यहाँ सन यहाँ होगा तो इसकी शेडो इधर बनेगी। तो हर आधे घंटे के बाद आपको जाकर के यहाँ पे मार्क कर देना है कि इसकी शेडो किधर गई। ज्वाइन द पॉइंट्स मार्क बाय थ्रू द डे, ठीक है। उसके बाद इनको, इन सारे पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है। ड्रॉ एन एरो यूजिंग द ब्लैक पेन टू शो द डायरेक्शन इन विच द शेडो मूव फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो भाई एक ब्लैक पेन के जरिए से इधर एक एरो बना देंगे कि भाई इधर से इधर शेडो ने मूव करा, और जो सन की मोशन है वो इधर से इधर हुई। टाइम भी आप देख रहे हैं कितने टाइम पे हुए। मार्क दिस एरो विद द रेड पेन, ठीक है। जो आपने सन की मोशन को देखा तो इधर से रेड पेन से कर दीजिए, ब्लैक पेन से यूज द मैग्नेटिक कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन इन विच द सन मूव। तो एक कंपास के जरिए से आप ये जरा क्या कहते हैं, कोशिश कीजिए फाइंड करने की कि जो सन जो मूव करा वो किधर मूव किया, उसने ईस्ट टू वेस्ट किया या नॉर्थ टू साउथ किया। तो बेसिकली आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ, वैसे तो ईस्ट टू वेस्ट भी होगा। तो ऑब्जर्वेशन देखिए, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट वेस्ट लाइन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास एंड लाइन यू हैव ड्रॉन। तो भाई आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक कंपास में आपको देखेंगे ना, थोड़ा सा आपको ईस्ट टू वेस्ट जो मूव कर रहा था सन, वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना वो यानी कि एग्जैक्टली जो अर्थ का जोग्राफिया होता है, जो अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साउथ पोल है या ईस्ट वेस्ट पोल है, वो एकदम एग्जैक्टली मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ साउथ जो है वो एग्जैक्ट नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने ये तो मैंने आपकी एक सन डायल लगाई हुई है, तो ये एक इसमें आप देखिए सन जैसे जैसे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे ये मूव करेगी। तो आपको भी क्या करना है, आप तो ऐसे भी लगा सकते हैं ना, आपको भी पता चल जाएगा ऐसे मूव करेगी। तो इस स्टार्ट दिस एक्टिविटी अर्ली इन द evening day 7 to 8 AM and make sure you be free to the sunset। भाई यहाँ पे इन्होंने नोट लिखा हुआ है कि भाई आपको सुबह सुबह कर लेना है, क्योंकि सुबह से ही स्टार्ट होने वाला है। तो और उसके बाद लास्ट तक के आप लोग फ्री रहें, मेक श्योर करें, है ना। अगर आप बीच में कहीं चले गए तो आपका तो सारी एक्टिविटी बर्बाद हो जाएगी। चलिए, ये तो हो गई आपकी सारी बातें। अब चलिए, ये एक्टिविटी आपको अपने घर पे करनी है और आपको देखना भी है। अब हम लोग चल लेते हैं कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए वैसे टाइम तो काफ़ी लंबा हो गया है, फिर भी कॉन्स्टेलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टेलेशन मैंने आपको बताया था तारामंडल। जो लोग क्या करते हैं, जो लोग
ज्योतिष होते हैं या जिसे हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन कॉन्स्टलेशन को पढ़ते हैं और इन कॉन्स्टलेशन को पढ़ करके वो हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं। आपने जोडियक साइन के बारे में सुना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरे जोडियक साइन ये है, मेरा जोडियक साइन आपने देखा होगा, किसी का लिब्रा होता है, किसी का कैप्रिकॉर्न होता है, किसी का कैंसर होता है, और बहुत सारे जोडियक साइंस होते हैं, 12 होते हैं बेसिकली। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जोडियक साइंस होते कैसे, होते क्या है, ठीक है, जिसे हम लोग राशि भी बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते, बहुत सारे रिलीजियस में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एनीवे, तो जोडियक साइन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टलेशन आया क्यों, ये बेसिकली मैंने आपको जो पहले बताया था ना कि जो एंशियंट टाइम पे जो लोग थे, जब इतना साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी, उस टाइम पे लोग जब सफ़र करते थे, ट्रैवल करते थे, तो उनको डायरेक्शन को पता लगाने के लिए कि हम किस डायरेक्शन में हैं, किस डायरेक्शन में, तो दिन के टाइम पे तो उनको सन के जरिए से पता लग जाता था, लेकिन रात के टाइम पे उनको इसको पता लगाने में परेशानी होती थी। तो अब वो क्या करते थे, वो ना कुछ स्टार्स को देखते थे, वो इस स्टार्स के ग्रुप्स को देखते थे और फिर इन स्टार्स के ग्रुप को एक इमेजिनरी लाइन के जरिए से कुछ पैटर्न बना लेते थे, रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं, ये अलग अलग स्टार्स हैं जिनके अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं, और इन पैटर्न्स के जरिए से वो समझने की कोशिश करते थे, या उन पैटर्न्स के जरिए से वो जो है अपने जिस जगह पे वो खड़े हैं उस जगह की उस जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश करते थे कि ये हम बेसिकली है कहाँ, ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टार ऑफन सीम टू फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो इनको ही कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, जिसे हम लोग तारामंडल भी कहते हैं। दीज वर नेम्ड बाय द एंशिएंट पीपल आफ्टर एनिमल्स एंड मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो भाई हमने इनको नाम किसने दिया, तो स्टार्टिंग में क्या होता था, बहुत सारे लोग जितने भी ज्योतिष होते थे, तो जिनको जैसा पैटर्न दिखता था, जिनको जैसी इमेजिनरी लाइन दिखती थी, तो इसके हिसाब से वो एनिमल की बन रही है या वो किसी इंसान की बन रही है या किसी की भी, इस हिसाब से ना वो अपने पैटर्न बनाते रहते। तो बहुत सारे पैटर्न हो गए थे, सारे पैटर्न्स को याद रखना तो मुश्किल है। फिर 1928 में साइंटिस्ट आए, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स आए, जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे कॉन्स्टलेशन को, जितने भी कॉन्स्टलेशन थे उनमें से 88 कॉन्स्टलेशन मैन किए, है ना, यानी कि अब 88 कॉन्स्टलेशन हैं कुल मिला के। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टलेशन इवन विद योर नैक्ड आई, ठीक है। सम वेल नोन कॉन्स्टलेशन आर अर्सा मेजर, एक मिनट जरा, ये ना ये तो एकदम ही गलत सरत, वेट, कुछ जो होती हैं वो क्या होती हैं, उर्सा मेजर, है ना, इनको क्या कहा जाता है, उर्सा मेजर या उर्सा माइनर, ठीक है। और कुछ आप पढ़ेंगे कैसोस्पिया के बारे में, कैसोस्पिया और ओरियन के बारे में, ठीक है, तो ओराइन के बारे में। तो कुछ जो वेल नोन कॉन्स्टलेशन है, जो साइंटिस्ट थे 1928 के बाद उन्होंने क्या किया, उसको जो है 88 कॉन्स्टलेशन उन्होंने बना दी। ये ना डेटा आप थोड़ा सा याद रखिए, 88 का याद रखिएगा कि जो कॉन्स्टलेशन है वो कुल मिला के कितने कॉन्स्टलेशंस हैं, वो बेसिकली 88 है। और कॉन्स्टलेशन क्या है, तो कुछ ऐसे रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, आप जरा गौर करेंगे तो ये देखिए, ये ना एक आपको एक बियर की शेप दिखाई दे रही है, ये बियर दिख रहा है आपको, तो ये बियर है ना, बेसिकली ये क्या है, ये एक तरह का एक पूरे जो स्टार्स हैं इनका एक पैटर्न बनाया गया है, जिसको हमने उर्सा मेजर का नाम दिया, जो कि एक बियर की शेप का दिखता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रेट बियर भी कहा जाता है इसको। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। तो 88 कॉन्स्टलेशन है। चलिए, पहला कॉन्स्टलेशन क्या बोला हमने, उर्सा मेजर के बारे में। उर्सा मेजर इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर, इसको ग्रेट बियर की तरह कहा जाता है। देखिए ये आप देखिए, ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है ये आपका कैसा दिख रहा है, ये एक बियर की तरह दिख रहा है ना, बड़ा सा बियर, बिल्कुल। ये देखिए आप, ये एक कैसे कैसे पैटर्न दिख रहा है, ये अर्थ का ये सॉरी स्टार्स के जो पैटर्न है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, ग्रेट बियर, ये ऐसे दिखता है। वन पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर कंसिस्टिंग ऑफ 7 स्टार्स इज फेयरली इजी टू स्पॉट इन द स्काई। तो जो उर्सा मेजर जो होता है, इसका एक पार्ट उसमें 7 स्टार्स होते हैं। कुल मिला के कितने स्टार्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक 7 स्टार्स का एक पैटर्न होता है। दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड द बिग डिपर और वरिहान सप्तर्षि, सप्तराशि, ठीक है, सप्तराशि कहा जाता है इनको। तो इस ग्रुप को हम लोग बिग डिपर भी कहा जाता है, या फिर वरिहान, ये हिंदी में नाम है इसका। इफ यू ज्वाइन दीज 7 स्टार्स विद इमेजिनरी लाइन, अगर आप इनको इमेजिनरी लाइन के अगर इनको जोड़ेंगे, द फिगर ऑब्टेन्ड लुक्स लाइक अ बिग
लेडल, तो आपको ये एक जो है एक बड़े से लेडल के तौर पे दिखेगा, बड़े से करछुल जिसे बोलते हैं ना, करछुल जो होता है ना, आप देखते हैं ऐसे करछुल जो होता है ऐसा गोल सा, तो वो एक बड़े से करछुल की तरह दिखेगा। इफ एन इमेजिनरी लाइन जॉइंस द टू स्टार्स एट द एज ऑफ द लेडल इट विल पॉइंट टू बी अ पोलर स्टार। अगर आप जो ये जितनी भी लाइन्स हैं इनके एज को, यानी लेडल की जो एज है, इनको अगर आप दोनों पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो पोलर स्टार को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो उर्सा मेजर होता है, ये बेसिकली ग्रेट बियर इसको कहा जाता है, ये जो स्टार्स होते हैं इनको एक इमेजिनरी लाइन के जरिए से इनको बांधा गया है, ये कह सकते हैं इमेजिनरी लाइन इन स्टार्स के बीच में बनाई गई है, जो कि एक बियर की शेप की हो जाती है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है ग्रेट बियर या फिर बिग डिपर कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब उर्सा माइनर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेजर बियर, इसको लेजर बियर कहा जाता है। ये जो ग्रेट बियर हो गया, ये जो है उर्सा माइनर जो है इसको लेजर बियर, ये छोटा सा बियर होता है, इसे कहा जाता है। वन पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन कंप्राइजिंग अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स इज कॉल्ड द लिटिल डिपर और लघु सप्तर्षि। तो भाई ये इसको जो है लघु सप्तर्षि कहा जाता है, ये छोटा होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको लघु सप्तर्षि कहा जाता है। द फेमस स्टार पोलरिस नॉर्थ पोल इन दिस कॉन्स्टलेशन, तो जो नॉर्थ स्टार है या पोलरिस जिसे हम कह सकते हैं या पोलर स्टार जिसे हम कह सकते हैं, तो वो इसी कॉन्स्टलेशन में होता है। दिस कॉन्स्टलेशन इज फैंड एंड डिफिकल्ट टू स्पॉट। तो ये जो कॉन्स्टलेशन होता है ये फेंट होता है, मतलब ये जो इसकी लाइट होती है ना, जो इनके अंदर की जो लाइट्स होती हैं ये काफ़ी धीमी होती हैं, हल्की होती हैं। ठीक है, फीकी फीकी सी होती हैं, तो इनको स्पॉट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये अलग अलग टाइप के कॉन्स्टलेशन है। बेसिकली ये कॉन्स्टलेशन हमारे लिए नहीं है, हम तो इनको पढ़ते नहीं है। जिन लोगों को एस्ट्रोनॉमी में जिनको इंटरेस्ट होगा तो वो पढ़ लेते होंगे, उनको ये बातें समझ में आ जाती होंगी। तो हमें क्या करना है, बस कुछ कॉन्स्टलेशन के नाम से याद रखना है। समटाइम्स विदिन अ कॉन्स्टलेशन अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टार्स में फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बना लेते हैं। वो ऐसे पैटर्न बना लेते हैं जो कि आपको थोड़ा सा दिखे, थोड़ा सा आपको रिकॉग्नाइज होता है कि हाँ भाई ये तो कोई पैटर्न बन रहा है, कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं, कुछ एनिमल की शेप बन रही है, कुछ किसी जानवर की शेप बन रही है, आदमी की शेप बन रही है। तो इसी जैसे कि सेपरेट एंटिटी, दिस इज कॉल्ड द एस्टेरिज्म, और इसको ही एस्टेरिज्म कहा जाता है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एस्टेरिज्म आर द बिग डिपर इन द कॉन्स्टलेशन। बिग डिपर में क्या होता है, 7 स्टार्स के दिखे, ये 7 स्टार्स है ना, इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ये 7 स्टार्स ने एक क्या कहते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं। तो ये जो जैसे बिग डिपर हो गया कॉन्स्टलेशन इन उर्सा मेजर में, और लिटिल डिपर हो गया इसमें उर्सा माइनर के कॉन्स्टलेशन में। तो कुछ स्टार्स जो है वो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बना लेते हैं, जिसे हम लोग एस्टेरिज्म कहते हैं। तो हमने ये दो के बारे में पढ़ लिया, तीसरे के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, कैसोस्पिया। एक कैसोस्पिया असल में बेसिकली ये एक ग्रीक में, ग्रीक की एक क्वीन थी, मैथोलॉजिकल क्वीन थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो उसी के नाम पे इसको रखा गया है। और वो ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो वो ब्यूटीफुल थी, और वो अपनी ब्यूटीफुल जो उसकी खूबसूरती थी उसको काफ़ी ज़्यादा वो स्पॉट भी करती थी, मतलब बहुत अच्छे से रखती थी। तो उसी के नाम पे ही रखा गया है कि जैसे कि वो बैठी हुई है ना, वो एक चेयर पे बैठी हुई, सामने उसने आईना लिया हुआ है, अपने साथ में मिरर लिया हुआ है। तो वो एक जो चेयर पे बैठी हुई है, इसके हिसाब से ये जो देखिए ये कैसी शेप बन रही है, आप क्या इसको गौर से देख सकते हैं, कैसी शेप बन रही है, ऐसी बन रही है कि नहीं, यानी कि डब्ल्यू या एम की शेप। आप इधर से देखो तो एम, इधर से देखो तो डब्ल्यू हो रही। तो ये एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो कॉन्स्टलेशन है ये आपको विजिबल होता है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ज्यादातर दिखेगा। अ फ्यू ब्राइट स्टार्स ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन मेक इट लुक लाइक एन एम और डब्ल्यू। तो ये एम की शेप के दिखेगा आपको, ऐसे करके दिखेगा, या फिर ये कि डब्ल्यू की शेप को दिखेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, ये आपको कैसोस्पिया नाम रख दिया गया है। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट कैसोस्पिया इज दैट द कॉन्स्टलेशन कंटेन्स सेवरल स्टार्स क्लस्टर। और इसका मतलब यहाँ पे जो एक स्टार है, ये जो स्टार आपको दिख रहे हैं, ये आपके सिर्फ 1 2 3 4 5 स्टार नहीं है, यहाँ पे एक झुंड है, पूरा क्लस्टर, झुंड जिसे क्या बोलते हैं ना, बंच बोलते हैं जिसे। यहाँ पे बहुत सारे यानी हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स यहाँ पे हैं, जो कि हमने जिनको मिला करके, जो कि एक स्टार को, एक बहुत ही बड़े से स्टार को हमें दिख रहे हैं। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बहुत एक ही स्टार है, वो काफी चमकदार है। बेसिकली इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और इनको हमने एक स्टार का नाम भी इसी तरीके से, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है, इट आल्सो कंटेन्स 2 प्लेनेटरी नेब्यूल। तो इनको जो है इसके अंदर जो है 2 प्लेनेटरी नेब्यूल, जैसे हम ग्रह निहारिका भी कहा जाता है, ग्रह निहारिका। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना इसके बारे में आप नाम याद रख लीजिएगा इनको, कि भाई जो उर्सा मेजर होता है इसे ग्रेट बियर का नाम दिया जाता है, उर्सा माइनर होता है इसे हम लोग लेजर बियर का नाम देते हैं। ठीक है, इनके अंदर कुछ कॉन्स्टलेशन होते हैं, जैसे कि ग्रेट बियर में आपका बिग डिपर हो गया। ठीक है, और जो
ग्रेट बियर में मतलब उर्सा मेजर में आपका बिग डिपर हो गया, और जो उर्सा माइनर है उसके अंदर लिटिल डिपर हो गया, लिटिल डिपर हो गया। तो ये सब चीज़ें ना आपको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये हो सकता है एग्जाम में आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछ लें। अब आते हैं हम लोग चौथा वाला, जो कि बहुत ही फेमस है, जिसे हम बोलते हैं ओराइन। दिस वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इजीली आइडेंटिफाइड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। तो ये ऐसा कॉन्स्टलेशन है, ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार का ऐसा रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है जिसे कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहीं से भी आप बैठ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, इफ वी ज्वाइन द स्टार्स ऑफ द कॉन्स्टलेशन विद एन इमेजिनरी लाइन, अगर हम इमेजिनरी लाइन के जरिए से इसे ज्वाइन करें, द रिजल्टिंग फिगर लुक्स लाइक अ हंटर विद अ बो। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक इंसान है, ये जैसे इसका सर हो गया, ठीक है, ये स्टार्स है जिनका कि आपने, अच्छा ये जो स्टार्स के ये जो पैटर्न है ना, ये मत सोचेगा कि ये ऐसे ही बने हुए, ये तो इंसान ने बनाया है, ये एस्ट्रोनॉमर्स ने इनको ऐसी लाइन दी है, वरना ये जो स्टार्स है ना ये ऐसे 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 होते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान है, वो कोई एक हंटर है, जो शिकारी होता है, वो अपने बो के साथ, यानी बो एंड एरो होता है, वो ना एक बो के साथ खड़ा हुआ है, तो ऐसे ही लगता है उसको। सो फिगर ऐसा लगता है कि भाई जैसे कि ये सर हो गया उसका, ये इसके हाथ हो गए, और ये इसकी वेस्ट हो गई, ठीक है, और ये इसके 2 पैर हो गए। तो इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि कोई हंटर जो है वो बो के साथ खड़ा है। So prominent stars of this constellation are Betelgeuse and Rigel. Betelgeuse, also called Alpha Orion, is one of the 20 brightest stars in the sky and one of the brightest stars known to us. तो इसके अंदर जो प्रोमिनेंट स्टार्स हैं इस कॉन्स्टलेशन में, वो बेटेलजेउस और रिजल भी हैं। और बेटेलजेउस, आप इसको बारे में शायद पता भी ना हो, है ना, कि पता भी होगा, या ये है कि जो लोग एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना, इसके बारे में जानते हैं कि जो 20 ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं, किसके, स्काई के जो 20 ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं, आपको वैसे भी कुछ दिखते हैं, कुछ स्टार्स जो है वो ब्राइटेस्ट दिखते हैं आसमान में, तो उनमें जो 20 ब्राइटेस्ट स्टार्स में से एक स्टार जो है वो बेटेलजेउस भी है और रिगल भी है, ठीक है। और रिजल क्या है, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओराइन कॉन्स्टलेशन, इज वन ऑफ द 10 ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द स्काई। तो जो रिजल है ये क्या है, स्टार जो है स्काई के जो 10 ब्राइटेस्ट स्टार्स है इनमें से एक स्टार है, ठीक है। तो जो ओराइन है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं इसको बहुत ज़्यादा वो उसके बारे में हम इवन कि अगर एक नॉर्मल इंसान भी वो उसको नेक्ड आई से भी देख सकता है, मतलब वो जो है वो कुछ ऐसे पैटर्न जो है वो आपको 19 जनवरी में, यानी कि सर्दी के मौसम में आपको इस टाइप के आपको कुछ ओरियन दिखाई पड़ सकता है, ओरियन, ठीक है। चलिए, अब the brightest star in the sky, Sirius, is very easy to locate with the help of the constellation Orion. तो जो हमारे स्टार का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, जिसे हम लोग साइरस भी बोल सकते हैं, वो क्या है, वो इजीली ना ओराइन के जरिए से वो इजीली हम उसको लोकेट कर सकते हैं। तो आप कैसे इसको लोकेट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, साइरस को लोकेट करने के लिए लुक एट द 3 स्टार एट द वेस्ट ऑफ द हंटर। जो आपने ये ओराइन है, इसमें आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाई एक हंटर है, वो अपने बो के साथ है, तो इसकी जो वेस्ट है ना, जो इसकी वेस्ट है, इसके साथ ही आप एक लाइन खींचे लेफ्ट की ओर, है ना, लेफ्ट की ओर एक लाइन खींचे, और यहाँ पे ना आपको एक स्टार, बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टार दिखेगा, जो कि नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइरस बोलते हैं, ठीक है। एंड मूव योर आइज, क्या बोल रहे हैं, लुक एट द 3 स्टार एट द वेस्ट ऑफ द हंटर एंड मूव योर आइज टू द लेफ्ट की ओर अपने आइज को मूव करिए अलोंग द लाइन ऑफ द 3 स्टार। जो 3 स्टार्स है ना, इनके लाइन में यहाँ पे ही, इन्हीं के साथ ही आप अपने आई को जो पीछे की ओर, मतलब लेफ्ट की ओर इसको मूव करिए, यू विल सी अ ब्राइटेस्ट स्टार, दिस इज साइरस, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि भाई ये जो है यही साइरस है, ठीक है। तो इजीली आप इसको जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे, अच्छा, ये ज़ोडिएक साइन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो ज़ोडिएक साइंस, बेसिकली आपने इसके बारे में सुना होगा, ज़ोडिएक साइन के बारे में बहुत सारे लोग अपना साइन भी कंसिडर कर लेते हैं, और इसके हिसाब से अपने बिहेवियर के और अपने बहुत सारे जो ज्योतिष होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, बहुत सारे लोग इससे फ्यूचर भी बता डालते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पे ना मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, इन सब चीज़ों पे आपको बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग अगर आपके बारे में कोई चीज़ बता दें कि भाई आपका ज़ोडिएक साइन ये है, और फिर उसके हिसाब से जिन लोगों का ज़ोडिएक साइन ऐसा होता है तो उनके बारे में बताया जाता है, मान लीजिए किसी का कैंसर है, या किसी का लिब्रा है, या किसी का विर्गो है, तो उससे उनको कहा जाता है कि भाई इस पर्टिकुलरली जिसका साइन ये
होगा, कैंसर होगा, तो इसके अंदर वो ऐसा होगा कि वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा, वो ऐसा होगा कि उसके बिहेवियर जो है बहुत ही नेचुरल होगा, या वो बहुत ही सबसे इको पर्सन होगा। तो इस तरीके की बातों को क्या है कि बहुत सारे लोग जिनके अंदर नहीं होती और उनका साइन वो हो जाता है, तो फिर उनको ना टेंशन हो जाती है, या ये है कि वो गलत राह पे भी जा सकते हैं। तो इस वजह से बस ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एस्ट्रोनॉमर्स ने हमें एस्ट्रोनॉमर्स के जरिए से बता दी गई हैं, कुछ साइन बता दिए गए हैं। वो बेसिकली होता क्या है इसमें कि जो ये ना ज़ोडिएक साइन, ये जो साइन है ये कितने होते हैं। सबसे पहली बात तो ये सुनिए, ये साइन जो होते हैं वो आपके होते हैं 12, कुल मिला के कितने होते हैं 12। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 है ना, 4 3 से 12, तो ये आपको जो है 12 साइन होते हैं। और ये जो साइन होते हैं ये आए कहाँ से, तो ये साइन जो है ज़ोडिएक साइन, ये अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से। अर्थ जो है सन की ओर रिवॉल्व कर रहा है, सन के चारों, ये अर्थ जो है वो ये सन है आपका, और अर्थ वो रिवॉल्व कर रही है चारों ओर। ठीक है, कैसे रिवॉल्व कर रही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है ना, जो एक स्फेयर में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप में रिवॉल्व, तो जो अर्थ जो रिवॉल्व करती है, इस रिवॉल्यूशन को है 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इस रिवॉल्यूशन को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और उसको किसी एक डेट, मान लीजिए एक रिवॉल्यूशन है, अब इसमें ना उसको डेट के हिसाब से भी कर दिया गया है। जैसे 12 मंथ होते हैं, इसी तरीके से 12 यानी इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और वो एग्जैक्टली वही मंथ नहीं, मान लीजिए जनवरी से पूरी जो जनवरी है, तो उसमें ही आपका एक पार्ट नहीं होगा, बल्कि ये है कि अलग अलग इनका टाइम दिया गया है। कि जैसे मान लीजिए किसी का 12 जनवरी से 12 फरवरी तक के, या 12 मार्च से लेकर के 12 मार्च से लेकर के 12, मतलब ये है कि डेट भी अलग अलग है। ये मत सोचेगा कि भाई 12 मंथ हैं तो 12 मंथ के हिसाब से ऐसा कर दिया गया। फिर क्या करते हैं वो लोग, फिर उसमें ना उन्होंने हर मंथ के हिसाब से उन्होंने एक साइन रख दिया है कि भाई अगर किसी बंदे की कोई बंदा जो है, अगर उसकी जो अगर वो पैदाइश जो है उसकी, मतलब वो बॉर्न हो रहा है किसमें, सितंबर टू अक्टूबर, यानी वो 12 सितंबर से 12 अक्टूबर, मुझे ना एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ उसके बारे में। कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के जरिए से जल्दी बात समझ में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की जो पैदाइश है, कोई इंसान जो है वो 12 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में जो है उसकी पैदाइश हुई, तो उसका जो साइन होगा वो होगा, मतलब कुछ भी होगा। अब ये मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि उसका साइन जो होगा कैप्रिकॉर्न होगा, उसका साइन कैंसर होगा, उसका साइन लियो होगा, या एराइज होगा, या टॉरस होगा, जेमिनी, ये सब जो है ये सब ग्रीक वर्ड्स हैं या लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ऐसे इनके जो है ना साइन रख दिए जाते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई। बेसिकली ज़ोडिएक साइन क्या होता है कि जो अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है चारों ओर, तो इसको एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने हिसाब से अपनी डेट के हिसाब से जो इन्होंने अपनी डेट लगा करके, कि जनवरी से 1 जनवरी से 1 फरवरी नहीं, इन्होंने 12 जनवरी से 12 फरवरी एंड फिर 22 मार्च से लेकर के 22 इतने इन एक मंथ को जो इन्होंने अपनी डेट के हिसाब से मंथ बनाया है, और उस पर उन्होंने एक साइन रख दिया है ना। और उसी साइन को जो भी बंदा उसमें पैदाइश होती है, उसकी जो भी बंदा उसमें उसकी बॉर्न होती है ना, वो उसमें बॉर्न लेता है, उसमें पैदाइश होती है, तो उसके हिसाब से वो अपना साइन बना लेता है। फिर इस साइन के हिसाब से वो एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, अच्छा भाई जो इंसान इसमें पैदा होगा, जो इसकी पैदाइश इसमें होगी, तो उसका साइन जो वो ऐसा बिहेवियर का होगा, उसका ऐसा। तो ये सब चीज़ें जो है ना फालतू चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पर इंसान को बिलीव नहीं करना चाहिए, है ना। और बेसिकली ये एक तो एस्ट्रोनॉमर्स की है, एक इंसान कहाँ तक क्या कर सकता है। एनीवे, तो एक ज़ोडिएक साइन के बारे में मुझे आपको बताना था, एक इन्फॉर्मेशन आपको अगर कभी आपके जहन में आए कि व्हाट इज ज़ोडिएक साइन, तो आपको पता चल जाए, है ना। और आप दूसरे को अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये ज़ोडिएक साइन जो होता है ये होता क्यों है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। आप ये मत कर लीजिएगा कि अपना ज़ोडिएक साइन ढूंढना शुरू कर दें। चलिए, ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, काफी लंबा हो गया है। अदर देन द सन विच इज द स्टार क्लोजेस्ट टू अस, अभी पढ़ा हम लोगों ने कि सन के अलावा कौन सा स्टार जो है वो हमसे बहुत ज्यादा क्लोज है, तो वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी। एंड विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, अभी पढ़ा है कौन सा स्टार है भाई, अभी तो पढ़ा था हमने साइरिस। बेसिकली इसको साइरियस कहा जाता है, सीरियस ये साइरियस कहा जाता है इसको। व्हाट इज एस्टेरिज्म, एस्टेरिज्म में भी मैंने आपको बताया था ना कि जो स्टार्स होते हैं, है ना, जो कॉन्स्टेलेशन होते हैं, तो उनमें कुछ स्मॉल नंबर के स्टार्स होते हैं कि जो कि एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा, उसी को हम लोग जो है एस्टेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो कॉन्स्टेलेशन हमने अलग अलग
टाइप की कॉन्स्टलेशन पढ़े ना, तो उनमें कुछ स्टार्स होते हैं जो कि एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हैं, जिन्हें हम लोग एस्ट्रिज्म कहते हैं। विच कॉन्स्टलेशन आल्सो हैज द पोलरिस एज वन ऑफ इस स्टार्स। देखिए आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि जो ऐसा कौन सा कॉन्स्टलेशन है जिसमें पोलरिस पाया जाता है, इसके यानी उसके स्टार्स में, उस कॉन्स्टलेशन के स्टार्स में से एक स्टार जो होगा वो आपका पोलरिस होगा। वो कौन सा है? वो है आपका उर्सा माइनर। ठीक है, उर्सा माइनर का जो कॉन्स्टलेशन होता है ना, उसके स्टार में, यानी उर्सा माइनर का जो कॉन्स्टलेशन है, पूरा जो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है, जो एक पैटर्न है, इसके किसी स्टार में आपको जो है पोलरिस जो स्टार वो मिल जाएगा। विच कॉन्स्टलेशन कैन बी यूज टू लोकेट द स्टार साइरिस। तो कौन सा कॉन्स्टलेशन है जिसके जरिए से हम साइरिस स्टार को हम लोग लोकेट कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा ओराइन, मैं इसको ओरियन पढ़ रही हूँ, ओराइन है बेसिकली ये। ठीक है, ओराइन। ओके, आई होप तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो ओड है ना इनमें से, तो उसको थोड़ा सा सर्किल कर देना है। स्टार, मून, प्लेनेट्स, क्लाउड्स। भाई लो, स्टार, मून और प्लेनेट्स में क्लाउड्स की बात यहाँ गई तो ओड हो गया, आपको इसको बाहर कर दिया, इसको हमने सर्किल कर दिया। पोलर स्टार, साइरिस, रीजल या ग्रेट बियर, इनमें कौन सा है? ग्रेट बियर। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो सारे के सारे क्या हैं? ये एक स्टार्स हैं, अलग अलग ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं। सन, बीटलजेउस, रीजल या मिल्की वे। तो इनमें आपका मिल्की वे हो गया, है ना। ठीक है, यहाँ पे हिंट भी दी हुई है आपकी बुक में, मैंने हिंट नहीं लिखी हुई है, तो इसमें आपका मिल्की वे जाहिर है। ये सन, बेटलीजोस, रीजल जो है ये क्या है? ये स्टार्स हैं, है ना। और जो मिल्की वे, ये स्टार्स तो है नहीं। ओराइन, उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर या फिर पोलर स्टार। तो बताइए इनमें से, तो ये तीनों तो आपके एक कॉन्स्टलेशन हो गए। पोलर स्टार तो भाई एक स्टार है ना एक, तो ये वाला हो गया आपका। ओके, तो भाई इसको आप गोल कर लीजिएगा, मैंने रेक्टेंगुलर शेप कर दी। एनीवे चलिए, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। आगे हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, एंड देन उसके बाद हम लोग जो आगे इसका पार्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो क्लास में जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।